आज हम 7th हाउस डिस्कस करेंगे। 7th हाउस में मैंने बाकी सब प्रॉब्लम आपसे शेयर की थी। यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंसी एंड स्टेरिलिटी। ये प्रॉब्लम अपने आप में देखने में छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन हमारी डे टू डे लाइफ को इफेक्ट करती है, हमारे वैवाहिक जीवन को इफेक्ट करती है। जब हमारा वैवाहिक जीवन खतरे में होता है तो उससे जो साइड इफेक्ट निकल के सामने आते हैं वो बड़े गंभीर होते हैं। इट लीड्स टू सेपरेशन ऑफ द कपल, इट लीड्स टू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, it leads to many complications in business, it leads to depression, aggressive depression, sedative depression. Many types of depression can be root cause of this. Irritation, झुंझलाहट जिसको बोलते हैं, वो भी ये रूट काज है इसका। तो इसलिए इसको पढ़ना भी बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि जब भी आपके पास कोई हॉरोस्कोप आएगा वो हो सकता है कोई और प्रॉब्लम लेके आए, लेकिन जब आप हॉरोस्कोप देखोगे कि व्हाई ही इज अपसेट, व्हाई शी इज अपसेट, तो उसमें आपको मोर देन 50% लोगों के हॉरोस्कोप में ये मिलेगा कि उनकी फिजिकल जो सेक्स लाइफ है वो अच्छी नहीं है, बेडरूम लाइफ अच्छी नहीं है, जिसके साइड इफेक्ट जो है वो ये लड़का बता रहा है, ये लड़की बता रही है, सामने जो आ रहे हैं। तो इम्पोर्टेंसी का काज क्या है, कौन कौन से घर से देखनी है, इसके लिए 7th हाउस इज ए हाउस फॉर द स्पाउस, 8th हाउस इज ए हाउस फॉर एक्सटर्नल जेनेटिकल ऑर्गन्स। वीनस 8th हाउस का काल पुरुष की कुंडली में परमानेंट मालिक है। 8वें घर का मंगल है, मंगल 8वें घर का काल पुरुष की कुंडली में मालिक माना जाता है। स्कॉर्पियो साइन यहां माना जाता है। और ये जो डिजीज है ये दो तरह की है, एक टेम्परेरी है और एक परमानेंट है। टेम्परेरी आगे दो तरह की बनती है डिजीज। पहली वो डिजीज जिसको हम मेडिकल से या कंसल्टेंसी से कनेक्ट करते हैं, और उसमें दूसरी वो है जो किसी और वजह से, किसी को टेम्परेचर हो गया, किसी की तबीयत खराब हो गई, उसकी वजह से वो इस तरफ नहीं सोच पा रहा, बिजनेस में कोई लॉस हो गया, टेंशन है, कोई जॉब पे टेंशन है जिसकी वजह से वो इस तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा, ये है टेम्परेरी। इसी में टेम्परेरी का एक दूसरा भाग है परमानेंट। जो डिजीज है टेम्परेरी, उसका दूसरा भाग है कि उसको थोड़ा सा साइकोलॉजिक इफेक्ट था, किसी डॉक्टर के पास गया, उसने थोड़ा काउंसिल कर दिया, ये थोड़ी टेम्परेरी मेडिसिन दे दी, वो इससे बाहर आ गया। उसके बाद है कि परमानेंट। परमानेंट वो डिजीज है जो बंदे के दिमाग में बैठ गया है कि मैं ऐसा नहीं कर पा रहा, कर नहीं सकता। इसका कोई फियर होता है, कि फियर ऑफ सेक्स इन माइंड। वो जो बात है कि वो फिर जल्दी जल्दी जाता नहीं, वो कब नहीं जाता ये मैं आगे आपको बताता हूँ। ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है फियर,
और किसका जाएगा किसका नहीं जाएगा ये मैं आगे आपको बताता हूं। उसके बाद हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसके लिए कुछ साइन है जिनकी नेचर होती है। हमारे 12 के 12 साइन जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हैं, एरीज टू पाइसेस, उनको 4 भागों में बांटा गया है और उनकी नेचर भी बताई गई है। सबसे पहले आते हैं फायरी साइन। एरीज, लियो, साइजिटेरियस, ये फायरी साइन है। These people are oversexed peoples. ये लगन भी हो सकता है और ये मून भी हो सकता है। किसी का मून होगा तो भी, किसी का लगन होगा तो भी, जेनेटिकल ये नेचर इसके ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद अर्दी साइंस हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। दे आर सोबर साइन। ना ये ऐसा नहीं है कि इनका दिमाग हर समय इस तरफ रहता है, ऐसा नहीं कि बहुत ही जल्दी रोज हो जाते हैं। जो सोबरनेस है वो इनके पास होती है। पर एरी साइन आते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये थोड़ा सीक्रेटिव से साइन होते हैं। ये अपनी भावना को अपने चेहरे पे नहीं आने देते। अंदर से क्या सोच रहे हैं, कैसे ये रोज होते हैं, कैसे ये इसको डील करते हैं, ये अपना जो भावना है उसको प्रकट नहीं होने देते। इनके चेहरे पे जैसे मास्क लगा रखा होता है कि इनकी फीलिंग जो है वो नजर ना आए। उसके बाद वाटरी साइन होते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये वैसे तो नॉर्मल साइन होते हैं, इतने ज्यादा अग्रेसिव नहीं होते हैं, लेकिन इनको इमोशंस दिखाने आते हैं। ये हमेशा अपने पार्टनर को पैशनेट करते रहते हैं, पार्टनर को पैम्पर करते रहते हैं। इनको दिखाना आता है कि आई लव यू, जैसे भी है। ये गर्मजोशी के साथ बंदे को मिलते हैं। और इसके बाद आता है कि साइकोलॉजी क्या है इसके पीछे। देखिए, साइकोलॉजी ये है, सबसे पहली साइकोलॉजी है फोबिया। हमारे समाज में आज भी एक गैप सा है बिटवीन द सीनियर एंड द जूनियर। हम अपने बच्चों से चाहे जितने मर्जी फॉरवर्ड हैं, इसके बारे में बहुत ज्यादा खुल के बात नहीं करते। जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है आसपास से, जो हमारे फ्रेंड सर्कल है उससे, या किसी न किसी तरीके से आसपास से जो मिलती है, इसकी वजह से कुछ धारणाएं दिमाग में आ जाती हैं, कुछ अनसीन फियर दिमाग में बैठ जाता है, जिसकी वजह से ये बैठ दिमाग में प्रॉब्लम आती है। और उसके बाद आगे हम यदि चलते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि ये मसला है क्या। मसला ये है कि सैटर्न और मरकरी दोनों ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, एंच प्लैनेट है। सैटर्न एंड मरकरी एंच प्लैनेट है। मेल्स में वीनस कार का है सेक्स का, फीमेल्स में मंगल कार का है सेक्स का, जेनेटिकल ऑर्गन्स का। और इसकी जो ड्राइव है वो मून के पास है, आपके मन के पास है। सेक्स सेंटिमेंट्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंडीशन ऑफ योर माइंड। अंदर आके पौड़ी में ले ले भाई। जब जब कभी चंद्रमा बुरे प्रभाव में आता है, तब तब हमारा मन जो है वो विचलित सा हो जाता है, किसी तरह कंसंट्रेट करने के काबिल नहीं रहता, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो बेडरूम लाइफ है, चाहे वो किसी तरह का भी काम। केतु राहु इसको डैमेज करते हैं, इस एनर्जी को डैमेज करते हैं। मंगल का प्रभाव बुरा है, अदरवाइज मंगल वेरी गुड,
Venus Mars, it's a very good combination for the पैशनेशन। लेकिन जब मंगल अफ्लिक्शन में आता है, बुरा मंगल होता है, जब कभी मंगल अच्छा नहीं है, बैड उसके पास एक्टिविटी दी हुई है, आपके लिए वो मेलेफिक स्थान पे बैठा है या मेलेफिक उसकी दृष्टि है चंद्रमा के ऊपर, उस समय मंगल को भी हम ये मानेंगे कि ये 8वें घर का मालिक होके ऑब्स्टेकल खड़ा कर रहा है। अदरवाइज सैटर्न राहु केतु जो हैं वो ज्यादा ड्रेडेड डैमेज करने वाले हैं। सैटर्न एंज प्लैनेट है, बुध एंज प्लैनेट है, ये दोनों के कॉम्बिनेशन जब जब कभी 7वें घर से 8वें घर से होते हैं, 7वें घर के लॉर्ड से 8वें घर के लॉर्ड से होते हैं, उनकी दृष्टियां जब भी कभी 7वें घर पे 8वें घर पे होती हैं और ये मेलेफिक होते हैं और ये खुद भी अफ्लिक्शन में होते हैं, तब ये इंसान को इम्पोर्टेंसी की तरफ, स्टर्लिटी की तरफ, फ्रिजिडिटी की तरफ ले जाता है। इट कैन हैपन विद द बॉय, इट कैन हैपन विद द गर्ल, मेल फीमेल में से किसी को भी ये हो सकता है। और कई बार दोनों हम देखते हैं कि कई बार हमें जनरली मेल मिलता है कि उसमें बच्चा पैदा करने की शक्ति जब देखते हैं हम, तब हम देखते हैं कि नहीं, इसमें तो सेक्स करने की शक्ति नहीं है। तो कई बार हमें लेडीज में मिलता है, फीमेल्स में मिलता है कि इसमें ऐसी प्रॉब्लम है। जो हम मेल के लिए पढ़ेंगे वो फीमेल पे भी लागू होगा। फीमेल के लिए कुछ एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशन है, वो भी मैं आपको बताने जाऊंगा। आज ही बताऊंगा। पहला कॉम्बिनेशन है सैटर्न एज लग्नेश इज कंजंक्ट और एस्पेक्टेड बाय मार्स एंड केतु। सैटर्न लगन का स्वामी हो, मंगल और केतु से दृष्ट हो, तो ये कॉम्बिनेशन आ जाता है। चंद्रमा मून अफ्लिक्टेड बाय मार्स, सैटर्न, राहु और केतु, चाहे मार्स सैटर्न हो, चाहे मार्स राहु, सैटर्न राहु हो, चाहे सैटर्न केतु हो, तब भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन चंद्रमा अकेला एक प्लेनेट से अफेक्ट नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 प्लेनेट आउट ऑफ मार्स, सैटर्न, राहु, केतु, कोई 2 प्लेनेट एट ए टाइम हो, उनसे जब चंद्रमा अफ्लिक्ट होगा तो ये प्रॉब्लम दे सकता है। और ऐसे समय में उनका संबंध भी किसी ना किसी तरीके से 7th लॉर्ड से 8th लॉर्ड से बनता हो। और 8th हाउस, 8th लॉर्ड इज हेम्ड बिटवीन राहु एंड सैटर्न। जब कभी 8वें घर का स्वामी या 8वां घर राहु और सैटर्न के बीच में मेलेफिक इन्फ्लुएंस में, पाप कर्तरी में आ जाता है, तो भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। राहु एंड सैटर्न कंबाइंड विद लगना और मून, राहु और सैटर्न का लगन से या चंद्रमा से डायरेक्ट संबंध हो जाता है, तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसमें से कुछ टेम्परेरी होगी, कुछ परमानेंट। मून एंड मार्स आर वीक एंड अफ्लिक्टेड बाय सैटर्न, राहु और 6th लॉर्ड। 6th लॉर्ड बीमारी का घर है, 7th से 12वां है। ये जब ऐसा होता है तो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आती है। यहाँ से 6ठा घर जो उपजता है वो एक शादी में एक बहुत ही नेगेटिव रोल अदा करता है। उस समय शादी स्टेक पे लग जाती है। बहुत सी शादियां हैं जिसमें हस्बैंड अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाते, जिसमें गर्ल्स कोऑपरेट नहीं करते हैं बेडरूम लाइफ में, लेकिन वो चलती रहती हैं। लेकिन जहां पे 6ठा घर आ गया, 10वां घर आ गया, उस समय थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। उस समय अब यहाँ पे 6ठा घर आ गया, 6th लॉर्ड आ गया, 6th हाउस आ गया, तो उस समय ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अब आती है टेम्पररी इंपोर्टेंसी। जो टेम्पररी इंपोर्टेंसी है, वीनस रूल्स सेक्स इन लाइफ ऑफ मेल्स एंड मार्स इन फीमेल्स। कारका हो गए 7th हाउस, 7th लॉर्ड एंड लिब्रा साइन ऑफ द कालपुरुषा should be looked into and Saturn and Mercury are considered एंज planets। जैसे मैंने पहले बताया,
any connection of these two planets as functional malefic, ये मैंने पहले बोला है कि they should be functional malefic। बहुत से ऐसे हॉरोस्कोप होंगे जहां पे सैटर्न मरकरी इकट्ठे बैठे हैं, 7th लॉर्ड के साथ बैठे हैं, 7th हाउस में बैठे हैं, और उनकी बेडरूम लाइफ बहुत अच्छी है। उस समय ये देख लेना है कि ऐसे नहीं बोल देना किसी को कि आपकी तो बेडरूम लाइफ अच्छी नहीं है, ऐसे नहीं बोल देना। उस समय देखना है कि दे आर फंक्शनल मैलिफिक, या इनके ऊपर कोई बुरा प्रभाव आ रहा है। ठीक है जी, तो ऐसे बोलोगे आपको सामने से बोलेगा यार नहीं मेरा तो ठीक है सारा, है ना? और ये जब बात बोली है ना जी, एक बात मैं और आपको बताता हूँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये है, जब ये इम्पोर्टेंसी की बात बोलनी है, हस्बैंड वाइफ आपस में हो तो बात अलग है, दोनों बैठे हैं आपके पास। कोई वाइफ अपनी सहेली के साथ बैठी है, कोई आदमी अपने दोस्त के साथ बैठा है, उस समय ये बात आप नहीं बोलेंगे, जानबूझकर भी नहीं बोलेंगे, जानते हुए भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसने अपनी माननी है, आपकी खिल्ली उड़ जानी है। वो चाहे बाद में फोन पे आपसे बात करे, सर आपने ठीक बोला था लेकिन मेरा दोस्त बैठा था, लेकिन वो जो आपका डैमेज हुआ है आपकी रेपुटेशन का दोस्त के सामने, वो कौन रिपेयर करेगा? इसलिए जब भी ऐसी कोई पर्सनल सी बात हो, मैच्योर तरीके से आपने उनको बोल देना कि मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, काइंडली इनको बाहर भेज दीजिए। जब आप बोलेंगे तो वो मानेगा भी, आपसे पूछेगा भी इसका इलाज क्या है, और आपको भी मानेगा कि हाउ ही नोज एवरीथिंग। उस समय इस बात का ध्यान देना चाहिए इमेच्योर एस्ट्रोलॉजर्स को, तो कभी भी ये पंगा नहीं लेना चाहिए। इवन आफ्टर मैच्योरिटी आल्सो, आप पोस्ट करके बाहर निकलेंगे, प्रैक्टिस करनी शुरू करोगे, उस समय भी आप ऐसा बोलोगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। मदर साथ में है, लड़की के साथ कोई बात नहीं, आप बोल सकते हैं किसके साथ ऐसा हो रहा है, तो अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये भी आपको सिखाने वाली बात है। जब भी फंक्शनल मैलिफिक होके ऐसा कुछ होगा तब ये बात सामने आएगी। 5वां घर और 5वें घर का स्वामी लियो साइन एंड बृहस्पति, ये चाइल्ड बीरिंग कैपेसिटी के सिग्निफिकेटर हैं इन एनी हॉरोस्कोप, चाहे मेल की चाहे फीमेल की। 5वां घर, 5वें घर का स्वामी लियो साइन, नेचुरल कालपुरुष कुंडली का आपके कहीं भी बैठा है, और बृहस्पति बीइंग द कारका फॉर द प्रोजेनी। These 4 components has become natural कारका for the child birth, और आप में चाइल्ड बर्थ की कैपेसिटी है, चाइल्ड पैदा करने की कैपेसिटी है, ये इसके कारक हैं। यदि इन 4 कंपोनेंट्स में किसी को भी प्रॉब्लम है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। द टर्म टेम्पररी मीन्स दैट cause of impotence is temporary or partial in nature, can be rectified by astrological remedies or by medical intervention। टेम्पररी का मतलब है या दवाई से ठीक हो जाएगा या साइकोलॉजिकल रेमेडी से ठीक हो जाएगा। दिस कुड बी अफ्लिक्शन ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स गिवन अबव, जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं, और मेडिकल रीजन सच एज ए पीरियड ऑफ वीकनेस आफ्टर इलनेस, शॉक, और लोअर सीमन काउंट्स और माइनर ब्लॉकेज इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। These, when rectified, bring back the couple to the normal course of the childbearing capacity। जब कभी इनको जो नुक्स हैं वो रेक्टिफाई किया जाता है तो इसमें उसकी दोबारा उसके कॉन्फिडेंस आ जाता है और बच्चा पैदा करने की शक्ति वापस आ जाती है। यहाँ में एक कंपोनेंट जो यहाँ पे नहीं लिखा गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Distance between the sun and the Venus in your horoscope, if that is more than 43 degree, it indicates
direct threat to the capacity of producing children, or it's a direct threat for the शैया सुख, बेडरूम का सुख जो है, सेक्स का जो सुख है अपने पार्टनर से, उसके लिए भी ये डायरेक्ट थ्रेट है। इसको अपने दिमाग में साफ साफ लेके चलो। ऑलवेज सी व्हेन द प्रॉब्लम कम्स, फर्स्ट सी द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द वीनस। इफ इट इज मोर देन 43 डिग्री, इट इज more serious. It can be rectified if Mangal aspects are conjunct Venus. शुक्र देसी घी है, सूर्य की गर्मी उसको पिघलाती है। सूर्य की गर्मी 43 डिग्री से बाहर जब शुक्र चले जाता है तो उस देसी घी को पिघला नहीं पाती, जिसकी वजह से उसका शुक्र जागता नहीं है और उसकी जिंदगी में शैया सुख की कमी रहती है। लेकिन इस कमी को कौन पूरा कर सकता है? इफ मार्स कंजक्ट और एस्पेक्ट दिस वीनस, तो ये कमी दूर हो जाती है। लेकिन फिर भी शैया सुख तो मिल जाता है। इफ इन द मेल नेटिविटी, मेल इज सपोज्ड टू टेक मेडिसिन फॉर द स्पर्म काउंट। जब मेल बंदा है उसको स्पर्म काउंट बढ़ाने की दवाई लेनी पड़ती है, उसको डॉक्टर के पास जाने की सलाह आपको देनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऐसे समय में आपको बहुत ही पेशेंस से काम लेना चाहिए। और इसके बाद यदि कॉम्बिनेशन हम देख लेते हैं, लगन चंद्रमा 7th हाउस afflicted by Saturn, Rahu, Ketu, one suffers temporary impotence. Temporary impotence कैसे? जब ये किसी और प्लेनेट से अफ्लिक्ट हो जाएंगे। लगन चंद्रमा 7th हाउस अफ्लिक्शन में है सैटर्न, राहु या केतु से, तब क्या होगा? सैटर्न और केतु इकट्ठे या सैटर्न और राहु इकट्ठे। सैटर्न एंड राहु ओब्लिक केतु मतलब क्या है? सैटर्न या राहु हो, सैटर्न या केतु हो, तो ये परमानेंट नहीं देती इंपोर्टेंसी। जब ये अफ्लिक्शन में आएंगे ड्यूरिंग ट्रांजिट, तब इंसान को ऐसा फील होगा कि मेरे में सेक्स करने की शक्ति नहीं है या मेरे में इच्छा नहीं आ रही सेक्स की। दूसरा, सैटर्न केतु और मून सैटर्न केतु दोनों कॉम्बिनेशन में से कोई भी, सैटर्न या केतु, मून या सैटर्न, मून या केतु 7th या 8th हाउस में आ जाते हैं और वहां पे ये हमारे जो सेक्स ऑर्गन है उनको वीक कर देते हैं। इसकी वजह से जो फिजिकल रिलेशनशिप है उसमें प्रॉब्लम आती है। कोई टेम्पररी इंपोर्टेंस तब भी आ जाती है यदि कोई इंसान हाइड्रोसेल, हर्निया, डायबिटीज या टेस्टिक, हाइड्रोसेल होते हैं टेस्टिक में पानी भर जाता है, तो उसमें उसकी वजह से सोजिश आ जाती है, टेस्टिकल में प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी वजह से भी ये टेम्पररी इंपोर्टेंस होती है, जो जिसकी वजह से ये टेम्पररी होती है। जब ठीक होते हैं तो ठीक हो जाते हैं। तो इसके लिए कॉम्बिनेशन है राहु ऑक्युपाइज 7th हाउस और कंजॉइन मून एंड एस्पेक्टेड बाय सैटर्न, तो ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। राहु एंड सैटर्न ऑक्युपाइज लगना एंड मरकरी इज अफ्लिक्टेड विद इन 7th। सैटर्न राहु लग्न में आ गए, मरकरी 7th में आ गया, वहां से एस्पेक्ट आ गया, 7th हाउस पूरी तरह डैमेज हो गया। मून एंड वीनस आर अफ्लिक्टेड बाय सैटर्न इन, चाहे राहु, सैटर्न, केतु, सैटर्न और नोड से
छठे में, सातवें में, आठवें में मून और वीनस दोनों इकट्ठे बैठे हैं, राहु केतु या सैटर्न से अफ्लिक्टेड है, चाहे वो छठे घर में बैठे हैं, चाहे सातवें में बैठे हैं, चाहे आठवें में बैठे हैं, तो भी ये प्रॉब्लम आती है। सैटर्न एंड मरकरी आर इन 8th एंड मून इज वीक एंड अफ्लिक्टेड। चंद्रमा अफ्लिक्टेड में, अफ्लिक्शन में है, सैटर्न मरकरी 8वें घर में आ गए तो भी ये अफ्लिक्शन आनी है। ये मेरा कहने का आप समझ लो बात, उस समय कोई बेनिफिक इन्फ्लुएंस इन पे नहीं होना चाहिए। और सैटर्न इन 6th, 8th और 12th फ्रॉम वीनस इज इन एनिमिकल साइन। शुक्र से भी सैटर्न यदि 6, 8, 12 बैठा है और वो एनिमिकल साइन अपने दुश्मन की राशि में बैठा है तो भी ये प्रॉब्लम आती है। 7वें घर का स्वामी छठे में चला गया, शुक्र के साथ जाके बैठ गया तो भी ये प्रॉब्लम देता है। वीनस एंड मून अफ्लिक्टेड बाय सैटर्न एंड राहु या केतु तो भी ये प्रॉब्लम आती है। नो बेनिफिट इन केंद्रा, त्रिकोणा और मून एंड वीनस आर अफ्लिक्टेड, जो मेन कंपोनेंट है, तो भी ये प्रॉब्लम आती है। मरकरी एंड सैटर्न इन 7th और 8th विदाउट बेनिफिक इन्फ्लुएंस तो भी प्रॉब्लम आती है। लॉर्ड ऑफ 5th, 6th एंड 7th इन 8th विदाउट बेनिफिक इन्फ्लुएंस। 5वें घर का स्वामी, छठे घर का स्वामी, 7वें घर का स्वामी 8वें घर में आ जाए, त्रिक हाउस में आ जाए और उनके ऊपर मेलिफिक इन्फ्लुएंस, कोई बेनिफिक इन्फ्लुएंस ना हो तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। मेलिफिक आ जाएगा तो पक्की प्रॉब्लम आ जाएगी। अब आएगा परमानेंट इंपोर्टेंसी। जो परमानेंट इंपोर्टेंसी है वो ऐसी इंपोर्टेंसी है जिसके लिए बोलते हैं कि हमारे पिछले जन्मों का कर्म है। इसको हम बोलते हैं पास्ट कर्मों की वजह से ये प्रॉब्लम है कि तू इस बार बच्चा नहीं पैदा कर सकता, अपनी फैमिली लाइफ एंजॉय नहीं कर सकता, फिजिकल लाइफ एंजॉय नहीं कर सकता। तो इसको हम, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, पिछले कर्मों से जोड़ देती है, जिसकी वजह से उसमें स्पर्म काउंट नहीं होता, जिसकी वजह से उसमें सेक्स की अर्ज नहीं होती, मेल या फीमेल कोई भी हो। ये बड़ी बैड सिचुएशन है, डोमेस्टिक हार्मोनी के लिए बड़ा भारी खतरा है। इट लीड्स टू डिवोर्स मेनी टाइम्स। यदि वो ऐसे एक्सेप्ट भी करते हैं एक दूसरे को, बहुत ही प्यार है आपस में, सेक्स की कोई ज्यादा जगह नहीं है उनकी लाइफ में, इंपॉर्टेंस इज सोल टू सोल, फिजिकल टू फिजिकल नहीं, सोल टू सोल है, प्यार है आपस में, तो कई बार बच्चा लेके वो अडॉप्ट कर लेते हैं तो इकट्ठे रहते हैं। लेकिन यदि ऐसे में सोल टू सोल रिलेशन नहीं है और फिजिकल नीड किसी एक पार्टनर की भी ज्यादा है, चाहे मेल चाहे फीमेल की, तो इट लीड्स टू डाइवोर्स और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में चले जाते हैं या फिर तो डाइवोर्स लेते हैं। तो अब है स्टर्लिटी, infertility. All conditions gives an importance in male are also applicable for the frigidity in women. इसके लिए कुछ एडिशनल कॉम्बिनेशन है। 8वां घर और सूर्य, सैटर्न मून टुगेदर इन कैंसर, लियो। कैंसर लियो और क्यों लिए, कैंसर लियो क्यों लिए, इसमें 7th हाउस में शनि की राशि आ रही है, इस बात का ध्यान रखना, रीजन यू शुड नो। और मरकरी इन जेमिनी, कैंसर और वर्गो। 8th हाउस हैज सन conjoined Saturn, sun moon together in Cancer, Leo, और moon conjoins Mercury in Gemini, Cancer और Virgo. Lagna has moon, Venus and Mars oblique Saturn aspected by Malefic from 5th house. Lagna has sign of Mars oblique Saturn and is posted with moon and Venus aspected by Malefics. Lagnesh and Saturn are afflicted by Mars and Ketu.
राहु सैटर्न एंड मून कंजॉइन। अब लग्नेश सैटर्न अफ्लिक्टेड बाय मार्स एंड केतु है जो, ये डिपेंड करेगा कि सैटर्न मार्स कहीं और ज्यादा अफ्लिक्टेड तो नहीं है। यदि इनमें और वीनस जो है, ऐसे समय में वीनस मार्स का कोई आपस में रिलेशन है, वीनस मंगल के नक्षत्र में है, चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है, तो वो जो सैटर्न की भूमिका यहाँ खत्म हो जाएगी। ये आप ध्यान रखना कि वीनस की रिलेशनशिप विद मार्स कहीं भी इस कमी को छुपा देती है, इस कमी को दबा देती है, ये आपकी जिंदगी में नहीं आती है। रादर द नेटिव कम्स आउट विद एन एक्स्ट्रा एनर्जी फॉर दिस, क्योंकि सैटर्न डिले देता है। सैटर्न डिले देता है, इस बात को समझ लो, यहां पे नहीं है लिखा हुआ। सैटर्न डिलेज द प्रोसेस। मंगल वीनस जो है वो वीर्य के कारक हैं, वो स्टेमिना के कारक हैं। मंगल इज ए कारक फॉर द स्टेमिना। जब सैटर्न उसको इफेक्ट करता है, ऐसे में वीनस को मंगल के नक्षत्र वाले में हो, उसको सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है, मंगल सैटर्न को एस्पेक्ट कर रहा है, तो ऐसे समय में द पर्सन एंजॉय ए लॉन्ग जर्नी ऑफ सेक्स विद गुड स्टेमिना एंड एबिलिटी टू सेटिस्फाई द पार्टनर। ये बहुत ही एक अलग तरह का बढ़िया कॉम्बिनेशन है सेक्स लाइफ के लिए। जब वीनस मंगल के नक्षत्र में हो, सैटर्न उसको एस्पेक्ट कर रहा हो, मंगल लगन को देख रहा हो, सैटर्न को देख रहा हो, तो उस समय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेमिना होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिले इन एजैकुलेशन होती है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है बंदे में टू सेटिस्फाई द पार्टनर। राहु सैटर्न एंड मून कंजॉइंस। राहु सैटर्न और मून आपस में जुड़े हों। सैटर्न एंड मून इन 4th and 10th फ्रॉम मार्स। सैटर्न और मून मंगल से 4थे या 10वें बैठे हों। मून अफ्लिक्टेड बाय सैटर्न एंड मार्स ऑब्लिक केतु। अफ्लिक्शन ऑफ 5th and 9th हाउस बाय मेलेफिक्स। अब ये है प्रारब्ध और इस जन्म का कर्म। बच्चे में प्रॉब्लम आएगी, और प्रारब्ध की कमी है, प्रारब्ध के दोष हैं। अफ्लिक्शन ऑफ 5th and 9th हाउस और देयर लॉर्ड्स बाय मेलेफिक्स। मेलेफिक इन 5th, 7th and 9th हाउस। एंड लास्ट में है मार्स एंड सैटर्न 7th and अफ्लिक्टेड। मार्स एंड सैटर्न इन 7th and अफ्लिक्टेड। Saturn is rising in Rikta Sandhi and Venus in 7th house of the male. Saturn लगन राइज कर रहा हो, रिक्ता संधि में हो। रिक्ता संधि पता क्या होती है? पता है जी रिक्ता संधि क्या होती है? नहीं सर। नहीं पोस्ट विशाल, सुखदीप। सर ये स्टार्टिंग की डिग्रीज पे हो, अर्ली डिग्रीज पे हो अपने पे? नहीं जी, वो तो छिद्र दशा, छिद्र लग्न होता है। ये वो लग्न होता है लगन के पास ही डिग्री हो इसकी, जो गंडमूल के लग्न होते हैं। गंडमूल के स्टार्टिंग की डिग्रीज बोली ना मैंने, स्टार्टिंग की डिग्री जीरो पे पास। गंडमूल वाले, गंडमूल जहाँ पे गंडमूल के नक्षत्र होते हैं ना जी, 120 360, उसमें यदि लगन हो लगन का डिग्री हो, तो उस समय बंदा, हम बोलते हैं कि रिक्ता संधि लगन है, और सैटर्न इसमें राइज कर रहा है लगन में, और वीनस 7वें घर में है। सैटर्न ऐसे लगन में सैटर्न होने के साथ वीनस को देख भी रहा है वो। दैट इज डैमेजिंग द सेक्सुअल पार्ट ऑफ द वीनस, समझे ना? तो इसकी वजह से है ये सारा जो कॉम्बिनेशन है, ये इम्पोर्टेंसी, फ्रिजिडिटी, ये दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होता है। बंदे में बच्चा पैदा करने की शक्ति के ऊपर एक्टिवेट होता है, वहां पे लागू होता है, वहां पे एप्लीकेबल होता है। लेकिन ये जो टूल है आपके पास, इसको
पहले बहुत प्रैक्टिस करनी है इसके ऊपर। बहुत प्रैक्टिस करने के बाद इसको किसी से आपने लगाना है, क्योंकि जिन कुंडलियों का आपको पता है कि ये प्रॉब्लम इनके ऊपर है, आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जिनकी प्रॉब्लम आपको पता है। यदि सबके पास ऐसी कुंडली नहीं है, किसको कुछ को पता होगा ऐसे हैं कुंडलियां, वो अपनी क्लास में शेयर करें, ऊपर से नाम हटा दें बंदे का, और वो आपस में शेयर करो, आपस में प्रैक्टिस करो, अच्छी क्वांटिटी में प्रैक्टिस करो, 10, 15, 20 कुंडलियां ऐसी देखो, तब आपका हौसला बनेगा। और पूरी मैच्योरिटी के साथ इस पार्ट ऑफ, ये जो पार्ट है एस्ट्रोलॉजी का, इसको हैंडल करना है, क्योंकि ये बंदे की दुखती रग पे आपने हाथ रखना है, समझ लो। और वो टूट पड़ता है आपके पास, जब आप उससे बात करते हैं वो रोने लग जाते हैं, टूट पड़, लड़कियां ऐसे रोती हैं सामने जिनके हस्बैंड इंपोर्टेंट होते हैं, लड़के परेशान हो जाते हैं जिनकी वाइफ जो है फ्रिजिडिटी का कारण होती है, वो उनकी बेडरूम लाइफ खत्म होती है, पर्सनल लाइफ खत्म होती है, सोशल लाइफ खत्म हो जाती है। वो यदि जो बंदा इंपॉर्टेंट है ना, वो डरता रहता है कि मेरी वाइफ किसी से फंस ना जाए किसी के पास, वो बाहर नहीं जाता उसको लेके, उस फ्रेंड सर्कल में नहीं जाता। बड़ी ऐसी कॉम्प्लिकेशन, जब एस्ट्रोलॉजिकल प्रैक्टिस में आओगे तब आपको मेरी बातें याद आएंगी, कैसा हमें बताया गया था, ऐसा हमें बताया गया था, हमारे साथ हो रहा है, अब लोग आपके पास आके रो रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों को जानते भी होंगे अपनी सोसाइटी में जिनके साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है जी।